नमस्कार, हार्दिक स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने YouTube चैनल पे। और आज जो मैं बात करूँगा आपसे रीजनिंग के सेकंड वीडियो पे बात करूँगा। और इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो आपको रीजनिंग का दिया है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उम्मीद करता हूँ जिन्होंने नहीं देखा होगा वो डिस्क्रिप्शन देख के अपना फर्स्ट वीडियो भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ आपसे कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, ठीक, तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए। मुझे आपके इसी सहयोग की कमी है। और जब भी आप वीडियो को शेयर कर दें तो प्लीज़ अपना नाम ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ताकि मुझे ये अनुमान हो जाए कि हाँ, आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है ना, तो वो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करते हैं, यह कथन किसका कहना है? ठीक है, तो आइए इसका आंसर देखते हैं कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। अगर इसको सरल भाषा में कहा जाए तो पैसा ही खुद पैसा बना रहा है, पैसा ही पैसे को जन्म दे रहा है। ठीक है, तो उसी को शुद्ध हिंदी में क्या कहा गया है कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का ही निर्माण करती है। तो यह कथन है क्रोमर का, प्रोफेसर क्रोमर का। अर्थशास्त्री थे, उनके द्वारा यह जो परिभाषा है वो दी गई थी कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। तो प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए कुल आय को किससे भाग दिया जाता है? एमकॉम बीकॉम इकोनॉमिक्स वाले के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, पर जिनको नहीं पता है उनको एक बार हम बता देते हैं कि जो देश की कुल आमदनी होती है, जो पूरी आमदनी देश की इकट्ठी की जाती है टैक्स द्वारा, ठीक है, उसको क्या किया जाता है? पूरे देश की जनसंख्या से भाग कर दिया जाता है। यदि मान लीजिए देश की जनसंख्या 10 है और पूरा जो टैक्स इकट्ठा हुआ है वो कितना हुआ है? आपका 100 रुपये हुआ है। तो 100/10 जो आएगा प्रति व्यक्ति इनकम आ जाएगी, वो आपकी आएगी 10 रुपये। ठीक है, तो इसी तरह देश की जनसंख्या से देश की पूरे टैक्स को भाग करने पे क्या आता है? प्रति व्यक्ति आय आता है। तो थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि सस्ती मुद्रा का क्या अर्थ है? देखिए, सस्ती मुद्रा ऐसा नहीं है कि कोई मुद्रा बिक रही है तो वो सस्ती है, कोई मुद्रा महंगी है। ठीक है, वो उनकी वैल्यू होती है। आपके दिमाग में जो आ रहा है ना, डॉलर, पौंड, ये क्या है? इनकी वैल्यूज है। अगर इनकी वैल्यूज हाई होंगी, ठीक है, तो आपके मुद्रा को स्ट्रांग माना जाता है। अगर इनकी वैल्यू कम होंगी तो ये क्या है? आपकी मुद्रा वीक होती है। ठीक है, तो सबसे सस्ती मुद्रा का क्या अर्थ है? तो सस्ती मुद्रा का अर्थ है ब्याज दर में कमी। जब भी बैंकों से कम रेट पे ब्याज मिलता है तो लोग क्या करते हैं? अधिक लोन ले लेते हैं। ठीक है, उनको लगता है शायद ये जो हमें लोन मिल रहा है ये सस्ता है, तो इसी को कहा जाता है सस्ती मुद्रा, जहां पर क्या है? ब्याज दर में कमी होती है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें तो भारत की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? ठीक है, जो भारत की टोटल देश की इनकम होती है वो ज़्यादातर कहाँ से आती है? तो आंसर क्या है आपका? तो भारत की आय का प्रमुख स्रोत सेवा क्षेत्र है। जो सर्विसेज सेक्टर है ना, जहाँ पे सर्विस दी जाती है, वहाँ से ज़्यादातर क्या है? देश को राष्ट्रीय आय इकट्ठी होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखते हैं तो वह भारतीय राज्य कौन सा है जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक से नहीं होता है? ठीक है, तो भारत देश में एक ऐसा भी राज्य है जिसका लेन देन उधारी का या लोन का, मतलब तमाम प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे फंडिंग की व्यवस्था रिजर्व बैंक से नहीं होती है। तो जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहाँ पर अभी भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लेन देन, वित्तीय लेन देन, खर्चे का लेन देन, ठीक है, नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम रुक करते हैं तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा के तुल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? मुद्रा का तुल्य का मतलब क्या होता है? करेंसी वैल्यू। आप लिख लीजिए, मुद्रा के तुल्य को क्या कहते हैं? करेंसी वैल्यू। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में करेंसी वैल्यू और कीमत, प्राइस जो लेवल होता है, प्राइस कीमत स्तर को क्या कह सकते हैं? प्राइस लेवल। करेंसी वैल्यू और प्राइस लेवल के बीच में कौन सा संबंध होता है? तो यहाँ पे क्या है? प्रतिलोम। प्रतिलोम को अगर देखा जाए तो विपरीत भी कहते हैं, उल्टा भी कहते हैं, और इंग्लिश में इनवर्स रिलेशनशिप, उल्टा। अगर एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करें, स्टैगफ्लेशन
की स्थिति कर उत्पन्न होती है? स्टैगफ्लेशन। देखिए स्टैगफ्लेशन की स्थिति ये एमकॉम और बीकॉम वाले के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि स्टैगफ्लेशन की जो स्थिति है कब उत्पन्न होती है। तो देश में कभी ऐसी स्थिति आ जाए जहां पर बेरोजगारी के साथ साथ मुद्रास्फीति भी लगातार बढ़ती रहे, दोनों ही बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दोनों ही एक समान रूप में लगातार बढ़ते रहें या उच्च स्तर पर बने रहें, दोनों एक साथ उच्च स्तर पर बने रहें, ऐसी परिस्थिति को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन परिस्थिति कहते हैं, जिसे मुद्रास्फीति जनित मंदी भी कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें तो योजना आयोग का गठन कब हुआ? ठीक है, योजना आयोग, ठीक, इसका गठन कब हुआ? 1950 में। योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो इसे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी कहते हैं, जिसका गठन 1952 में 1952 में हुआ। तो अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? जो 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया था वो भारत में सबसे पहले कब लॉन्च किया गया था? तो उसको 1951 में 1951 में न्यू दिल्ली में उसे लॉन्च किया गया। ठीक है, अब देखते हैं इस प्लान के बीच में ना, जो पंचवर्षीय योजना प्लान थी, इसके बीच में एक ऐसा टाइम पीरियड आया जहां पे इस प्लान को कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया, जिसे अब योजना अवकाश कहते हैं। ठीक है, तो योजना अवकाश कब से कब तक रहा? तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो योजना अवकाश आपका 1966 से 1969 ईस्वी तक रहा। 1966 से लेकर 1969 तक रहा। ठीक है, भारत में वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? फाइनेंशियल ईयर जो आपका होता है वो कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक होता है। ठीक है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? केंद्रीय बैंक से हमारा अभिप्राय है बैंकों के बैंक से, जो कहते हैं बैंकों, सभी बैंकों का मिला के एक बैंक होता है, वो क्या होता है? केंद्रीय बैंक होता है। और वो कौन सा आपका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या है? आपका केंद्रीय बैंक होता है, जैसे कि पीएनबी, एसबीआई, इंडोसिंड बैंक, एचडीएफसी, इन सभी बैंकों का बैंक एक बैंक होता है। कौन होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको ध्यान से समझे और अपने माइंड में रखें कि नहीं हमें क्या है, कोई भी एग्जाम अगर क्लियर करना है तो ये क्वेश्चन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 1 रुपये का नोट आपका कौन जारी करता है? तो 1 रुपये का नोट आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय क्या करता है? जारी करता है। ठीक है, पहला पूर्ण भारतीय बैंक कौन सा है जो पूरी तरह से भारतीय स्वदेशी बैंक है? वो कौन सा है? आपका पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक क्या है? पूरी तरह से आपका एकमात्र भारतीय बैंक है। ठीक, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 ईस्वी में 1894 में हुई। ठीक है, भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई? देखिए भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई, जिसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था और आज के टाइम में इसे एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये देखिए एमकॉम और बीकॉम वाले के लिए और इकोनॉमिक्स वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बाकी सबके लिए जीके के रूप में अगर देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बीकॉम वालों को मैं समझता हूँ कि काफ़ी हेल्प रहेगा इस क्वेश्चन से कि इंपीरियल बैंक किसे कहते हैं। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसे आज एसबीआई के नाम से जाना जाता है। तो सार्वजनिक बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा होता है या कौन सा है? सार्वजनिक बैंकों में सबसे बड़ा बैंक आपका एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक, भारत का पहला मोबाइल बैंक कहाँ पर स्थापित हुआ? तो भारत का पहला मोबाइल बैंक आपका खारगोन, मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ। जैसे देखिए मोबाइल बैंक से हमारा अभिप्राय है
कि आपको आधार बेस पे कभी भी आपको विड्रॉल करना था तो ये पहले से ही नियम लागू कर दिया गया था डिजिटली बेस पे कि आप अपना इलेक्ट्रॉनिक बेस पे क्या कर सकते हैं, अपनी राशि को अपने बैंक खाते से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसी को एक प्रथम बैंक के नाम से बैंक है, ठीक है, वो क्या करता था, उसने सबसे पहले क्या किया था कि आपको मोबाइल बैंक का ऐप लॉन्च करके दिया था। ठीक, तो पहले ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? देखिए अभी तक तो हमने एसबीआई देखा, पंजाब नेशनल बैंक देखा, इंपीरियल बैंक देखा, अब हम देख लेते हैं ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई। तो ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में, 2 अक्टूबर 1975 को हुआ। नबार्ड बैंक का पूरा नाम क्या है? नबार्ड, आपने अक्सर ये क्वेश्चन देखा होगा, चाहे एमकॉम हो, बीकॉम हो, इकोनॉमिक्स हो, बीएससी हो, एमएससी हो, कोई भी अगर रीजनिंग का एग्जाम दे रहा है तो वहाँ पे बीएड में स्पेशली यूपीएसआई में, ठीक है, सी टेट में, टेट में, ये नबार्ड वाला क्वेश्चन ना हर जगह आपको दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारे देश की धरोहर से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो नबार्ड बैंक का पूरा नाम क्या है? तो नबार्ड बैंक का पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसे इंग्लिश में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक, कौन सा बैंक दीर्घकाल साख उपलब्ध करवाता है? दीर्घकाल साख का मतलब है लंबे समय के लिए क्या करता है, आपको लोन देता है, उधार देता है। कौन सा बैंक देता है? तो भूमि विकास बैंक एक ऐसा बैंक है जो आपको लंबे समय के लिए क्या करता है, ऋण उधार देता है। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, तो भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है सेकंड लास्ट, वो क्या है? सहकारी साख संगठन का शुभ आरंभ कब हुआ? तो सहकारी साख संगठन का शुभ आरंभ 1904 में हुआ, 1904 में हुआ था, और इसको कोऑपरेटिव क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं कि वे कौन से बैंक हैं जिन्होंने किसानों की अपने तक पहुंच आसान बनाने के लिए किसान क्लब बना दिए। किसान क्लब अब किसके लिए बनाए गए, ये तो आपको पता लग गया कि किसानों को अपने आप तक पहुंचाने के लिए, उनकी पहुंच को आसान करने के लिए किसान क्लब बना दिए थे। तो वो उसका आंसर क्या है आपका कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ही ऐसे बैंक थे जिन्होंने किसानों की अपने तक पहुंच को आसान बनाने के लिए किसान क्लब बना दिया था। तो इसे रीजनल रूरल बैंक भी कहते हैं। और इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन है आज का कंप्लीट होता है, और उम्मीद करता हूं कि आप शेयर करना, और शेयर करने के बाद अपना कमेंट करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।